राम राम सभी साथियों को स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नोलॉजी अड्डा में। यह वीडियो आप बहुत दिनों बाद देख पा रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के कुछ प्रश्नों को देखेंगे और ये हमारा प्रैक्टिस सेट 113वां होने वाला है। इसमें आज के वीडियो में हम कुछ प्रश्नों को देखेंगे और उनका जो डिटेल डिस्क्रिप्शन होगा, आंसर ब्रीफ में हम बताएंगे, वह उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के बुक से ही, पीडीएफ से ही बताएंगे, तो आप लोगों को समझने में और भी आसानी होगी। तो चलिए आज के पहले प्रश्न को देखते हैं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। आज का हमारा पहला प्रश्न हमारे सामने है, विहित प्राधिकारी के आदेश से व्यतीत व्यक्ति किन आधारों पर पुनरीक्षण आवेदन करेगा। यह आवेदन की बात हो रही है जब कोई ग्राम पंचायत प्रधान या ग्राम पंचायत सदस्य चुनाव लड़ता है, जीत जाता है, तो वह किन किन आधारों पर, उसकी जो विपक्ष पार्टी है किन किन आधारों पर उसको चैलेंज कर सकता है कोर्ट में या जिला पंचायत अधिकारी के सामने। तो वही क्वेश्चन है, जो विहित अधिकारी है, विहित अधिकारी के आदेश से व्यतीत व्यक्ति, अगर आदेश आ गया है विहित अधिकारी का, उसके किन आधारों पर पुनरीक्षण आवेदन कर सकता है वह। मतलब एक बार उसने कंप्लेन किया विहित अधिकारी को, लेकिन उसके जो फैसला उसने दिया उससे वह संतुष्ट नहीं है, तो वह किन आधारों पर आगे भी अब वह पुनरीक्षण के लिए आवेदन कर सकता है। तो ऑप्शन ए है, विहित प्राधिकारी ने ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो विधि द्वारा उसमें निहित नहीं है। अगर उसने कानून के खिलाफ कुछ फैसला दिया है तो वह आगे आवेदन कर सकता है। इसके बाद विहित प्राधिकारी का इस प्रक्रम विहित अधिकारिता का प्रयोग करने में असफल रहा है, इस केस में भी वह आगे पुनरीक्षण के लिए आवेदन कर सकता है। सी ऑप्शन है, विहित प्राधिकारी ने अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने में अवैध रूप से या सार्वजनिक अनियमितता से किया है, मतलब लॉ का पालन इसमें भी नहीं किया है, तो वह आगे पुनरीक्षण के लिए आवेदन कर सकता है। तो इस हिसाब से डी ऑप्शन जो बिल्कुल सही होगा, उपयुक्त सभी जो है, अगर ऐसा केस बन रहा है तो कोई भी व्यक्ति आगे उसके लिए पुनरीक्षण के लिए आवेदन कर सकता है। मैं आपको दिखाता हूं इस पीडीएफ में। देखिए धारा हमारे 11 के धारा 12 ग के क्लॉज 6 में बताया गया है, विहित प्राधिकारी ने ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया जो विधि द्वारा उसमें भी निहित नहीं है। विहित प्राधिकारी इस प्रकार निहित अधिकारिता का प्रयोग करने में विफल रहा है, या विहित प्राधिकारी ने अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने में अवैध रूप से या सार्वजनिक अनियमितता से कार्य किया है, तो इस केस में वो आगे पुनरीक्षण के लिए आवेदन कर सकता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न भी हमारा इसी से जुड़ा हुआ है। इसमें पूछा गया है हमसे, विहित प्राधिकारी के किसी आदेश से व्यतीत व्यक्ति आदेश के दिनांक से कितने दिन के भीतर जिला न्यायाधीश के पुनरीक्षण आवेदन दे सकता है। मतलब जो विहित प्राधिकारी था उसके अगर उसने असंतुष्ट है तो वह जिला न्यायाधीश को कितने दिनों के भीतर पुनरीक्षण के लिए आवेदन कर सकता है। हमने इसके पिछले प्रश्न में देखा कि किस किस केस में वह पुनरीक्षण के लिए आवेदन कर सकता है अगर असंतुष्ट है, और कितने दिन के भीतर कर सकता है। दूसरा क्वेश्चन यह है, तो ऑप्शन है 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन या 90 दिन। तो इसका जो सही जवाब है उसी सेक्शन 12 ग के सब क्लॉज 6 में बताया गया है। चलिए देखते हैं। उपधारा 1 के अधीन आवेदन पत्र पर विहित प्राधिकारी के किसी आदेश से व्यतीत कोई पक्ष आदेश के दिनांक से 30 दिन के भीतर, आदेश के दिनांक से 30 दिन के भीतर निम्नलिखित मामलों में वह पुनरीक्षण के लिए जिला न्यायाधीश के सामने आवेदन कर सकता है। तो ऑप्शन जो सही होगा वो होगा 30 दिन। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, प्रधान को निर्वाचित घोषित कर दिए जाने पर निर्वाचन को चुनौती दी जा सकती है। अगर कोई चुनाव हो गया, प्रधान चुना गया या ग्राम पंचायत सदस्य चुना गया, तो उसकी जो निर्वाचन हुई है उसको हम चुनौती कहाँ दे सकते हैं। तो पिछले क्वेश्चन में जैसे हम बात कर ही रहे हैं कि सबसे पहले विहित प्राधिकारी के पास हम निर्वाचन जो प्रक्रिया है उसको चैलेंज करते हैं। अगर उससे हम असंतुष्ट हैं तो जिला न्यायाधीश के पास करते हैं। तो इसका सही जवाब है, विहित प्राधिकारी के समक्ष निर्वाचन याचिका द्वारा हम उसका कंप्लेन कर सकते हैं और याचिका दायर कर सकते हैं हम।
प्रधान को निर्वाचित घोषित कर दिए जाने के बाद भी यह चैलेंज दिया जा सकता है, चुनौती दी जा सकती है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। यह भी धारा 12 ग में ही बताया गया था, जो पिछले क्वेश्चन का आंसर है। अब अगला प्रश्न है, अगर प्रधान के मृत्यु होने या अन्यथा रिक्त होने पर प्रधान के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? अगर मान लीजिए किसी ग्राम में या आपके गांव में या किसी और गांव में प्रधान की मृत्यु हो जाती है जब वो कार्यकाल में है, या किसी कारणवश वो रिजाइन दे देता है, तो प्रधान के कर्तव्यों का निर्वहन उस समय के लिए 6 महीने के लिए उस गांव में कौन करेगा? तो ऑप्शन है विहित प्राधिकारी द्वारा नामित ग्राम पंचायत का सदस्य, विहित प्राधिकारी द्वारा नामित ग्राम पंचायत के सदस्यगण, या विहित प्राधिकारी द्वारा नामित ग्राम पंचायत का गठित समिति, या विहित प्राधिकारी द्वारा नामित ग्राम पंचायत के प्राधिकृत अधिकारी। जो इसका सही जवाब है यह मैं आपको दिखाता हूँ। ग्राम पंचायत एक्ट में यह बात कहाँ कही गई है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। प्रधान के पद की अस्थायी रिक्ति से प्रबंध के संबंध में धारा 12 के नियम में बताया गया है, जब प्रधान का पद मृत्यु, हटाए जाने, त्याग पत्र के कारण या अन्यथा रिक्त हो, जब प्रधान अनुपस्थिति, बीमार अथवा अन्य किसी भी कारण से कार्य करने में असमर्थ हो, तो विहित प्राधिकारी प्रधान के कर्तव्यों का निर्वहन करने और उसकी शक्ति का प्रयोग करने के लिए ग्राम पंचायत के किसी सदस्य को तब तक के लिए नाम निर्दिष्ट कर सकता है जब तक कि प्रधान के पद पर ऐसी रिक्त भरी नहीं जाती या जब तक कि प्रधान की ऐसी असमर्थता समाप्त नहीं हो जाती है। तो ग्राम पंचायत के किसी सदस्य को यह पद निर्वहन करने के लिए दिया जा सकता है। तो जिसका ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और कहाँ बताया गया? धारा 12 के या धारा 12 के जे में बताया गया है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के डैश बहुमत से प्रधान को हटाया जा सकता है। अब अगर ग्राम सभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में से कितने लोग हो जाएं कि किसी ग्राम प्रधान को आसानी से हटाया जा सकता है, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। इस क्वेश्चन के लिए चलिए चलते हैं पीडीएफ पे और देखते हैं इसका कौन से सेक्शन में इसके लिए बात की गई है। तो प्रधान को हटाया जाना धारा 14 में बात कही गई है। तो उसका क्या मेथड हटाने का? तो ग्राम सभा ऐसी बैठक में जो इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से बुलाई जाए और जिसकी कम से कम 15 दिन की पूर्व सूचना दी जाए, ग्राम सभा के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत से प्रधान को हटा सकती है। कितने बहुमत से हटा सकती है? तो 2/3 बहुमत से प्रधान को हटाया जा सकता है। थोड़ा इसके बारे में हम डिटेल में भी जान लें तो धारा 11 में किसी बात के होते हुए भी उपधारा 1 के अधीन किसी बैठक के लिए गणपूर्ति ग्राम सभा की 1/3 सदस्यों से होगी। ग्राम प्रधान को हटाने की बैठक उसके निर्वाचन से 2 वर्ष के भीतर नहीं बुलाई जाएगी। यदि बैठक में गणपूर्ति के अभाव के कारण प्रस्ताव पर विचार न किया जाए अथवा वह अपेक्षित बहुमत न होने के कारण पारित न हो पाए तो उसी प्रधान को हटाने के लिए बाद में कोई बैठक पूर्ववर्ती बैठक के दिनांक से 1 वर्ष के भीतर नहीं बुलाई जाएगी। मतलब अगर एक बार अविश्वास प्रस्ताव फेल हो जाता है किसी कारणवश तो अगले 1 वर्ष तक फिर से उसको हटाए जाने की बैठक नहीं बुलाई जाएगी। इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रधान को हटाने की प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत वह प्रक्रिया भी है जो बैठक से अनुसरित किया जाए, वह वही होगी जो नियत की जाए। चलिए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। तो 2/3 अगर बहुमत है, अगर आपका गांव 15 सदस्यों वाला 15 वार्ड वाला गांव है तो अगर 10 लोग प्रधान के खिलाफ हो जाते हैं, 10 ग्राम पंचायत सदस्य प्रधान के खिलाफ हो जाते हैं तो प्रधान को आसानी से हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, प्रधान को हटाए जाने का प्रावधान किस धारा में किया गया है? तो अभी हमने पढ़ा था धारा 14 में यह बात की गई है। तो धारा 14 इसका सही जवाब होगा। धारा 14 में ग्राम प्रधान को हटाने की बात कही गई है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, प्रधान को हटाए जाने की अविश्वास प्रस्ताव की नोटिस उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 33 ख के अधीन किसे दी जाती है? अब अगर किसी ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान को हटाना है तो उसकी जो 33 ख के अधीन जो जानकारी है, प्रस्ताव है, अविश्वास प्रस्ताव है, वह किसे दी जाती है? जिला पंचायत राज अधिकारी को, जिला मजिस्ट्रेट को, जिला न्यायाधीश को या उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो इसका जो भी 33 ख में जो नियम में दिया गया है कि जिला पंचायत राज अधिकारी को इसकी सूचना दी जाएगी कि अविश्वास प्रस्ताव के कारण किसी भी गांव के प्रधान को हटाया गया है। जिला पंचायत राज अधिकारी को डीपीआरओ कहते हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, प्रधान या ग्राम पंचायत के सदस्य को हटाने की शक्ति राज्य सरकार को पंचायत राज अधिनियम की किस धारा में दी गई है? थोड़ा मिसप्रिंटिंग है, तो धारा 14 में की गई है, इसको आपको पता ही है, अभी पिछले क्वेश्चन में रिपीट हो गया क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रधान को कौन हटा सकता है? प्रधान को आपने देखा कि अविश्वास प्रस्ताव से भी हटाया जा सकता है, धारा 14 में ऐसा बताया गया है। इसके अलावा उसको और कौन हटा सकता है? तो राज्य सरकार भी उसे किसी भी कारणवश, अगर वह सही से कानून विधि का पालन नहीं कर रहा तो उस बेस पे भी हटा सकता है, या भ्रष्टाचार कर रहा है, किसी भी भ्रष्टाचार में संलिप्त है तो उसको हटाया जा सकता है। तो इसमें राज्य सरकार और अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भी हटाया जा सकता है। तो जो ऑप्शन इसमें सही होगा वो ए और बी दोनों होगा। तो प्रधान को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है, और राज्य सरकार अगर भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ बार बार केस होती है तो जांच करा के राज्य सरकार द्वारा भी हटाया जा सकता है। चलिए देखते हैं आखिरी प्रश्न को आज के। आखिरी प्रश्न हमारे सामने है, बहिर्गामी प्रधान अपने उत्तराधिकारी या नियत प्राधिकारी को सभी अभिलेख या धनराशि देने में चूक करता है तो वह धारा 14 क के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। तो क्या दंडित किया जाएगा 14 क धारा के अंतर्गत? चलिए इस पे बात करते हैं। कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, या कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष हो सकेगी, या कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक हो सकेगी, या कारावास एवं जुर्माना से व्यतिक्रमी धनराशि की वसूली की। तो इसका जो सही जवाब है, चलिए मैं आपको धारा 14 का दिखाई देता हूं। धारा 14 क में कहा गया है, बहिर्गामी प्रधान का ग्राम सभा के अभिलेख तथा धनराशि देने का दायित्व यदि कोई व्यक्ति प्रधान, सरपंच या सहायक सरपंच के रूप में कार्य की समाप्ति पर यथास्थिति ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या न्याय पंचायत के सभी अभिलेख, धनराशि या अन्य संपत्ति अपने उत्तराधिकारी या नियत प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति को देने में नियत प्राधिकारी द्वारा ऐसे करने की अपेक्षा किए जाने पर भी जानबूझकर चूक करता है तो यह कारावास से जो 3 वर्ष तक हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो ये जो ऑप्शन हमारा ए है, कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, तो यह बिल्कुल सही उत्तर है, जो कि इसमें धारा 14 क में ऐसा लिखा गया है। तो आज हमने उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के कुछ प्रश्नों को देखे, जो कि यूपी ट्रिपल एस बीपीओ के नजरिए से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रश्न को आपने देखा, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है यह प्रश्न कैसे लगे आपको। इस प्रकार के और प्रश्न चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।